एक देश की करेंसी की ताकत उस देश की इकोनॉमी की ताकत पर डिपेंड करती है और अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है। डॉलर ने ट्रेड में डोमिनेंस हासिल किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी तब तक। जब बाकी देश रीडेवलपमेंट कर रहे थे तब यूएस डॉलर स्टेबल था। तो डॉलर दुनिया भर में कैसे करेंसी ऑफ चॉइस बना और इसके सामने का फ्यूचर क्या है, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी कैसे बन जाता है और यूएस इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से इतनी जुड़ी हुई क्यों है कि यहां अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन अगर हो जाता है तो उसके रिपल इफेक्ट हमको पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देते हैं। इसलिए हर बार जब फेड अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता या घटाता है या जब भी यूएस की इकोनॉमी के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो यह हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इससे ऊपर नीचे हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 3 बिलियन से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कर सकता है और इस हद तक की वो लिटरली 2 हफ्ते में ज्यादातर देशों की इकोनॉमी को अपलिफ्ट भी कर सकता है या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल उठता है कि यूएस डॉलर इतना पावरफुल कैसे बना। यूएस के प्रेसिडेंट्स ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसने अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी पर अनप्रेसिडेंटेड पावर दी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों ये कहानी 1940 से शुरू होती है। उस वक्त दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 देख लिया था और वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था। जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर तब सुपर पावर था और अपने वास्ट कॉलोनियल एम्पायर के साथ दुनिया की एक मेजर कंट्री थी, एक मेजर पॉपुलेशन उसके पास मौजूद थी। लेकिन जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी तब उनकी वेल्थ इतनी खत्म हो गई थी कि 1920s यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब थी। उनका डेट 1913 में यानी कि जंग के शुरू होने से पहले मात्र 0.62 बिलियन पाउंड था, जो 1930 में बढ़कर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़कर 7.8 बिलियन पाउंड हो गया था। जो पहले 25% जीडीपी का डेट था अब वो बढ़कर 130% जीडीपी तक पहुंच चुका था। यह स्थिति सभी बड़े देशों की थी, सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत यूनियन सभी इस चीज को फेस कर रहे थे। आप इस चार्ट के अंदर इसको समझ भी सकते हैं कि पहले नेपोलियनिक वॉर के दौरान ब्रिटेन का डेट बहुत ज्यादा बढ़ा था और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एंड फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यह स्थिति ब्रिटेन जो था वो फेस कर रहा था। पर यही एक कैच है, यही एक मेजर बात है कि यूएस गवर्नमेंट तब इतनी समझदार थी कि उन्होंने पहले इन वॉर्स में वॉर मर्चेंट की तरह अपने आप को शामिल किया और बाद में वॉर पार्टिसिपेंट वो बनते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जब सब बड़े एम्पायर जंग लड़ रहे थे तब यूएस अपने मैन पावर और अपने रिसोर्सेज को वॉर में लगाने की जगह अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर लगा रहा था। तब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना सारा कैपिटल और सारा मैन पावर जो था वो कॉटन, वीट, ब्रास, रबर, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और हजारों दूसरे प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लगाया। अब इससे क्या फायदा हुआ, नतीजतन यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया। यूएस एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू जो 1913 में सिर्फ 2.4 बिलियन डॉलर्स थी वो 1917 में बढ़कर 6.2 बिलियन डॉलर हो गई। आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के दौरान ही देखा। और यही चीज वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले वॉर मर्चेंट बनकर अपने आप को सिर्फ पर्ल हार्बर के अटैक के बाद इस जंग के अंदर शामिल किया। मैं उसके ऊपर बाद में बात भी करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना पैसा कमा लिया कि दुनिया की दो सबसे महंगी जंगों में सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को ही हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी तब बढ़ रही थी जब दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी तबाह हो रही थी। और इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी दुनिया के मॉनेटरी गोल्ड का 75% भी अपने पास ही ले लिया। कैसे, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तब इसमें आपको पता लगेगा कि उनकी गोल्ड रिजर्व जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यानी कि 1910 में सिर्फ 2000 टन थी, वही गोल्ड रिजर्व 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होते होते 20,000 टन पहुंच गई थी। हर कंट्री जो थी वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने गोल्ड रिजर्व को बचाने के लिए अमेरिका का सहारा ले रहा था और अमेरिका के पास उसको स्टोर कर रहा था। तब यूएस ने इस मौके का फायदा उठाया और उसी दौरान 1944 में जब यूएस के पास दुनिया भर के 75% गोल्ड रिजर्व थे, तब यूएस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन करवाता है। दुनिया के 44 देशों को वो अपने साथ लेता है और इन 44 देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट पेग करने का फैसला किया और यूएस डॉलर को अल्टीमेटली गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया। वही गोल्ड जो यूएस के पास सबसे भारी मात्रा में मौजूद था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के दौरान क्या साइन हुआ, मैं दोबारा बताता हूं आपको। 44 देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट पेग करने का फैसला किया और यूएस डॉलर को अल्टीमेटली गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया। अब सवाल यह है कि
ये देश ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर क्यों हस्ताक्षर कर रहे थे, वो यूएस का साथ क्यों दे रहे थे और यूएस ने इससे क्या फायदा उठाया? सबसे पहले ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने यह कहा कि वो डॉलर को गोल्ड के साथ पैक करेंगे, जिसमें 1 आउंस गोल्ड की कीमत $35 रखी गई थी। मतलब आप 28 ग्राम गोल्ड की कीमत $35 रख रहे हैं। और यूएस ने यह भी कहा कि अगर आप मेरे पास डॉलर, आपके पास डॉलर है और आप हमारे पास डॉलर्स लेकर आते हैं, तो हम उसकी वैल्यू को गोल्ड में रिडीम करके आपको वापस दे देंगे। मतलब हम डॉलर को गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर देंगे। इस तरह से देशों के लिए एक दूसरे के साथ ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। चाहे उन्हें एक दूसरे की गवर्नमेंट पर भरोसा हो या ना हो, तब भी वो आपस में ट्रेड कर सकते थे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब मान लीजिए इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से $1 मिलियन लिए, तो अगर इंडोनेशिया ने पाकिस्तान पर भरोसा नहीं भी किया, तो उन्हें यह पता था कि जो $1 मिलियन उन्हें मिले हैं, वो यूएस से गोल्ड के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो यह डेफिनेटली वर्थी था। वरना अगर वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते, पाकिस्तान रुपीज में ट्रेड करते, तो आज 10,000 पाकिस्तानी रुपीज शायद 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लायक होते। बट अगले हफ्ते अगर पाकिस्तान और पैसा छाप देता और कहता कि अब 10,000 नहीं 20,000 पाकिस्तान रुपीज 1 ग्राम गोल्ड के बदले में एक्सचेंज किए जा सकेंगे, तो आप सोच सकते हो कि क्या हो जाता। इंडोनेशिया के लिए पाकिस्तान की करेंसी का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर बाकी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं करते, तो वो पैसा ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन डॉलर में होता, तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की वैल्यू गोल्ड के साथ गारंटी करते, तो आप किसी भी देश के साथ यूएस डॉलर में ट्रेड कर सकते हो। यही तो हुआ ब्रेटन वुड्स के एग्रीमेंट के दौरान। और यह विश्वास बना कि वो किसी भी देश की किसी भी कमोडिटी खरीदने के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यूएस डॉलर को यूएस के पास वापस लेकर जाकर गोल्ड में एक्सचेंज किया जा सकता है। और दूसरा, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया। पहला था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ। और जैसे कि इन सभी देशों को 2 वॉर्स के बाद काफी डेवस्टेशन का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रीडेवलप करने के लिए लोन्स की जरूरत थी। तो यूएस की फंडिंग से, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक ने देशों को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए ह्यूज सम्स ऑफ लोन्स इशू किए। और तीसरा, इन देशों को आईएमएफ फैसिलिटीज का भी फायदा मिला। तो जब वर्ल्ड बैंक ने लॉन्ग टर्म लोन्स दिए डेवलपमेंट के लिए, आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करी। उन्होंने हर कंट्री के पॉलिसी मेकर्स की मदद करी और सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज वाले देशों को पैसे भी देने शुरू कर दिए। यही वजह है कि आज भी देश पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश जो हैं आईएमएफ से मदद ले रहे हैं अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। यही तरीका था जिससे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने यूएस डॉलर्स की इंपॉर्टेंस को सील किया और यूनाइटेड स्टेट्स को दूसरे देशों पर एक बड़ा लेवरेज भी दिया। यह था यूएस डॉलर की डोमिनेंस का पहला फेस। अभी सिर्फ पहला फेस ही कंप्लीट हुआ है और भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर ये आपको बिल्कुल क्लियर है, तो चलिए दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो है यूएस डॉलर और ऑयल के बीच का प्यार। यह कहानी भी वर्ल्ड वॉर 2 से ही जुड़ी हुई है, जब रशिया और आप कह सकते हैं कुछ और कंट्रीज भी थी जो इसके अंदर शामिल थी, बट कामयाबी इसमें यूएस को ही हाथ मिली। रशिया था, ब्रिटेन था, यूएस था, जर्मनी, इटली, बहुत सारी कंट्रीज थी और जापान के साथ ये सभी कंट्रीज जंग लड़ रहे थे। तब सऊदी अरेबिया के अरब सिर्फ डेजर्ट में चिल कर रहे थे और उनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। असल में उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वो दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक गोल्ड माइन पर बैठे हुए हैं। 1930 और 1940 के दौरान अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज दुनिया भर के लिए ऑयल सप्लाई कर रही थी या ऑयल ढूंढने का काम कर रही थी, और सिर्फ ये कंपनीज ही ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी और इससे वर्ल्ड ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने की अकल रखती थी। यहां पर 1938 में एक अमेरिकन ओन्ड ऑयल वेल ने सऊदी में एक बड़ी ऑयल रिजर्व्स का खुलासा किया। उस वक्त सऊदीज बिल्कुल अमीर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अभी ऑयल प्रोडक्शन शुरू ही नहीं किया था। लेकिन जंग के दौरान इटली ने अमेरिकन फैसिलिटीज को टारगेट करते हुए सऊदी अरेबिया पर इतने बॉम्ब्स गिरा दिए, और इस अटैक की वजह से सऊदीज जो थे वो फुल कैपेसिटी पर ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो सऊदीज को इस वक्त ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और तब अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो तब यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कह लीजिए प्रेसिडेंट भी थे और दुनिया भर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर भी थे, उन्होंने इस जंग के दौरान दुनिया भर में होने वाले इस इंसेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट को देखा और उन्हें यह समझ आ गया कि अगर वो सऊदी से दोस्ती करते हैं, तो वो इन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं और बदले में वो इनके ऑयल की सप्लाई करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उनसे जितना भी ऑयल सऊदी प्रोड्यूस कर रहा है, यूएस जो है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसी तरह 1945 में सऊदी के किंग इब्न साउद ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। तो इस एग्रीमेंट का मतलब था कि सऊदीज को मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलेगी उसके बॉर्डर्स के लिए, और इन रिटर्न क्या मिलेगा? इन रिटर्न यूएस
को ऑयल सप्लाई करता रहना पड़ेगा। सऊदी अपनी ऑयल की जो सप्लाई है वो यूएस को मेंटेन करेंगे और जिसको यूएस बोलेगा सिर्फ उसी को ही तेल बेचेंगे। इस एक्सचेंज में उन्होंने सऊदी से कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप यूएस डॉलर में ही तेल को बेचें। और गेस क्या हुआ? जैसे कि पता चला, सऊदी की दौलत जो अमेरिकन खोद रहे थे वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं निकला और यहां से मिडिल ईस्ट की उड़ान शुरू हो गई। 1960s तक ओपेक के बाद, ओपेक भी बन चुका था तब तक, सारे तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश डॉलर में ही तेल बेचने लगे। अब सवाल यह है कि डॉलर में तेल बेचना इतना बड़ा मामला क्यों था और इस मीटिंग ने यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी कैसे बना दिया? तो अब यहां पे डॉलर की उड़ान का तीसरा चरण शुरू होता है, जब डॉलर सभी करेंसीज का राजा बन गया। तो दोस्तों, क्या आपको याद है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था? अभी हमने डिस्कस किया जस्ट। इसमें कहा गया था कि अगर आप अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो कल जो आपको यूएस डॉलर मिलेंगे, अमेरिका उसका वैल्यू गोल्ड में भी रिडीम करके आपको दे देगा। लेकिन गेस क्या हुआ? 1970s तक यूएस इकोनॉमी थोड़ी खराब स्थिति में चली गई और उनके गोल्ड रिजर्व जो 1950-40 में 22,000 टन तक पहुंच चुके थे, या 1970 में वो गिरकर 10,000 टन रह गए। ये कई वजह से हुआ, जैसे वियतनाम वॉर या गोल्ड प्राइसेस का बढ़ जाना, यूएस की दूसरी लायबिलिटीज भी थी। लेकिन कहानी का छोटा सा मतलब यह है कि यूएस के गोल्ड रिजर्व्स कम होने लगे और वो ज्यादा गोल्ड को डॉलर्स के लिए अब एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। और इसी वक्त प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी को टेम्परेरीली सस्पेंड करने की घोषणा करी और ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1973 में कोलैप्स हो गया। अब सभी देश को अपनी करेंसी के लिए कोई भी एक्सचेंज अरेंजमेंट चुनने की आजादी मिल गई, बस गोल्ड के प्राइस के साथ वैल्यू पेग अब नहीं करनी थी। तो अब करेंसी की वैल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर गोल्ड नहीं था, बल्कि उसकी हेल्प से आप ग्लोबल मार्केट में क्या खरीद सकते हो यह इंपॉर्टेंट था। और यूएस डॉलर आपको पता है क्या खरीद सकता था? ये आपको इस सदी की सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी यानी कि ऑयल खरीदने में मदद कर सकता था। तो अधिकांश देश डिफॉल्ट में अपने फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो यूएस डॉलर्स में ही रखते थे ताकि वो अरब से ऑयल खरीद सके। लेकिन साथ ही दूसरी करेंसी जैसे यूरो, येन और युआन भी बढ़ने लगे। इसके अलावा यूरोपियन और अमेरिकन बैंक्स ने कुछ ऐसा बनाया जिसे कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे आप स्विफ्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये स्विफ्ट ट्रेड नेटवर्क था, ट्रेड पेमेंट को आसान करने के लिए इसको बनाया गया था। अब यहां सवाल है कि ये देश यूएस डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे और स्विफ्ट नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसने यूएस को सुपर पावरफुल कैसे बनाया? क्योंकि स्विफ्ट से क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है उसे स्विफ्ट कहा जाता है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको इसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में समझ मिल सके। तो स्विफ्ट के इस्तेमाल से अब जितनी भी ट्रेड डॉलर्स के अंदर हो रही है वो अमेरिकन बैंक्स कंट्रोल कर रहे हैं। हर कंट्री को डॉलर में ट्रेड करने के लिए, हर बैंक को डॉलर्स में ट्रेड करने के लिए अमेरिकन बैंक्स के साथ अपना खाता खोलना पड़ रहा है। अपने पैसे अमेरिकन बैंक्स के अंदर रखने पड़ रहे हैं। इससे भी अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिका के डॉलर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। यानी कि हर कंट्री अब अगर ट्रेड कर रही है, चाहे वो तेल खरीदे या कोई भी कमोडिटी खरीदे, वो डॉलर में ही खरीद रही है। और वो डॉलर कहां स्टोर करने पड़ रहे हैं? फॉरेक्स रिजर्व के रूप में अमेरिकन बैंक्स के अंदर ही स्टोर करने पड़ रहे हैं। और अगर वो कंट्री अमेरिका की बात नहीं मानती है तो अमेरिका उसको इस स्विफ्ट के थ्रू बाहर निकालकर उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है, जिसके चलते वो कंट्री अपनी ट्रेड नहीं चला सकेगा, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकेगा, वो दूसरी चीजें नहीं खरीद सकेगा। इसी के थ्रू तो अमेरिका किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को 2 ही दिनों में, 4 ही दिनों में, 5 ही दिनों में अपलिफ्ट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी यूएस के डॉलर की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे पावरफुल करेंसी बनने की। कैसे उसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम का इस्तेमाल किया, कैसे उसने डॉलर को पहले गोल्ड के प्रति पेग किया, बाद में उसको इंडिपेंडेंट किया। बट यूएस ने ये मेक श्योर किया कि अगर आप तेल खरीदते हैं तो आप डॉलर्स में ही तेल खरीदें। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं और डॉलर को एक्सचेंज करते हैं तो आप उसके ही बनाए हुए स्विफ्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें। आपको लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक देगा पर डॉलर में देगा। आपको असिस्टेंस चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो समस्या है उससे निकलने के लिए, तो आईएमएफ आपकी मदद करेगा, वो भी आपको डॉलर में ही मदद करेगा। आईएमएफ आपकी पॉलिसी बनाने का काम करेगा और वो भी ऐसी ही पॉलिसीज बनाएगा जो यूएस से अलाइन हो, तभी आपको मदद मिलेगी, अदरवाइज आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका जो था वो अपने डॉलर को हर कंट्री के अंदर लेकर जाने में कामयाब रहा। बट फिलहाल सिचुएशन थोड़ी बदल भी रही है, दूसरी करेंसीज इंपोर्टेड भी हो रही हैं। बट अभी हाल फिलहाल 5, 10, 15 सालों के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर यूएस के डॉलर को चैलेंज करने के लिए सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज ही ऐसी हैं जो अपनी नई करेंसी लाने की प्लानिंग कर रही हैं। बट स्टिल
यूएस और उसके डॉलर की जो पावर है वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बनी हुई है, जिसको चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फ्यूचर में हम देखते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे कि कैसे डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट आगे आ रहा है। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहें तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।